ये कहानी श्रेया की है। वो अपने माँ बाप की एकलौती बेटी और दो भाइयों की बहन थी। वो घर में सबसे छोटी थी, तो नखरा तो उसके अंदर कूट कूट कर भरा था। जब वो छोटी थी तब उसके घर के हालात इतने अच्छे ना थे। सिर्फ पापा कमाने वाले थे। दादा और दादी का खर्चा भी पापा के ही जिम्मे था, क्योंकि पापा भी अपने माँ बाप के एकलौते बेटे थे। मम्मी पापा ने एक एक पैसा जोड़कर उसकी बुआ की शादी की, और फिर दादा दादी के मरने के बाद पुराने जमाने के बने हुए मकान को तोड़कर नए सिरे से मरम्मत कराई। भाई जैसे जैसे बड़े होते गए, घर की हालत भी बेहतर होती गई। भाई पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गए, तो हालात में काफी सुधार आ गए। उसकी जिद इतनी पापा पूरी नहीं करते थे जितनी भाइयों ने की। वो जो बात मुंह से निकालती वह फौरन पूरी हो जाती। मम्मी उसे रोक टोक करती तो उसे अच्छा नहीं लगता। वो कहती अभी तो ऐसो आराम के दिन है, और मम्मी की नसीहत खत्म ना होती। मगर यह भी था कि भाई मम्मी को प्यार से समझा देते, कोई बात नहीं मम्मी, अपने घर चली जाएगी तो हमें इसकी यही जिद और यही बातें याद आएंगी। वो प्यार से उसे देखकर कहते, और वो उदास हो जाती। उसने तो शुरू से ही सोच रखा था वो किसी गरीब आदमी से शादी नहीं करेगी। वो गरीबी में गुजारा कर ही नहीं सकती थी। उसे तो ऐसो आराम भरी जिंदगी चाहिए थी, जैसे उसने अपने बड़े भाइयों के साथ गुजारी थी। और फिर उसके बड़े भाई की शादी का जिक्र घर में छिड़ा, तो मम्मी ने अपनी सहेली की बेटी का नाम सामने रख दिया। रोशनी तुम्हें कैसी लगती है? एक शाम मम्मी ने उसके बड़े भाई नितिन के रिश्ते की बात की, तो उसने हैरानी से मम्मी को देखा। यह रोशनी का ख्याल मम्मी के दिल में कैसे आ गया? उसने एक नजर भाई पर डाली। उनके मुस्कुराते चेहरे से उसे सारी बात समझ आ गई थी। यानी वो रोशनी अपनी अदाओं के तीर भाई पर चला चुकी थी। रोशनी शक्ल सूरत की तो ठीक थी, मगर उनके घर के हालात इस कदर अच्छे ना थे। 5 बहन भाइयों में वह सबसे बड़ी थी। उसे वह इतनी कोई खास पसंद तो ना थी, मगर चलनी तो भाई की थी। जब वो अपनी पसंद मम्मी को बता चुके थे, तो श्रेया मना करने वाली कौन होती थी? वैसे भी वो भाई का दिल अपनी तरफ से मैला नहीं करना चाहती थी, सो भाई की खुशी में खुश हो गई। आंटी तो जैसे तैयार ही बैठी थी, उन्होंने झट हाँ कर दी, और यूं भाई की मंगनी के साथ साथ उनकी शादी की तारीख भी तय हो गई। वो बड़े जोश से शादी की तैयारियों में बिजी थी। दूल्हे की एक लौती बहन को लाजवाब लगना चाहिए था, यही सोचकर उसने अपनी तैयारी में दिन रात एक कर रखे थे। और तभी मम्मी ने उसे एक ऐसी खबर सुनाई कि उसका दिल जलकर रह गया था। जब मम्मी ने बताया कि तुम्हारी बुआ ने अपने देवर के बेटे का रिश्ता दिया है तुम्हारे लिए, मम्मी ने उसे खुशी खुशी बताया, जबकि उसका दिल तो बुझ कर रह गया था। रिश्ता भी आया तो कहाँ से? बुआ के ससुराल से, जहाँ पूरी फौज भरी हुई थी। ना जाने कितने देवर जेठ सब मिलकर रहते थे। मम्मी मना कर दे, मुझे नहीं करनी शादी, श्रेया ने तो सुनते ही कह दिया। उसकी मम्मी हैरान हुई थी, क्यों भला तुम्हें क्यों नहीं करनी शादी? तुम्हारे पापा तो सोच रहे हैं कि नितिन के साथ साथ तुम्हारी भी शादी करके तुम्हें भी विदा कर दें। मम्मी की बात सुनकर उसका दिल जलकर खाक हुआ था। ना जाने उन्हें उसकी बात समझ क्यों नहीं आ रही थी। मम्मी ने उस पर जोर दिया तो उसने साफ बात कर दी। मम्मी को उसकी दलीलें समझ न आई थी। अच्छे भले शरीफ लोग हैं, लड़के की शराफत देखी जाती है। तुम्हारी बुआ वहाँ बहुत खुश हैं, उनके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, तभी तो तुम्हें बिहा कर ले जाना चाहती हैं। मम्मी ने उसे समझाने की कोशिश की थी, मगर उसकी समझ में बात कहाँ आने वाली थी। मम्मी, मैं बुआ की तरह नहीं हूँ कि वह खुश है तो मैं भी खुश रहूंगी। मेरे लिए खुशियों के पैमाने अलग हैं। मम्मी श्रेया की बात सुनकर हैरान थी। कहने लगी, मुझे नहीं मालूम आखिर तुम्हें हो क्या गया है। खुशियाँ तो सम्मान, मोहब्बत और जीवन साथी के साथ देने में होती हैं। रुपए पैसे जीवन जीने के लिए जरूरी हैं, पर स्वभाव भी मायने रखता है। मम्मी को क्या मालूम आजकल रुपए पैसे की क्या अहमियत है। मम्मी तो वही पुराने जमाने के दौर में जी रही थी। श्रेया ने सर झटक कर मम्मी की बातों को दिमाग से निकाला और आंखों पर हाथ रखकर लेट गई। उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी ना हिलता, तो फिर इतना बड़ा फैसला कैसे हो सकता था? मम्मी ने बुआ को साफ मना कर दिया कि श्रेया राजी नहीं तो हम कुछ नहीं कर
सकते और उसने भी सुख की सांस ली थी। भाई की शादी की तैयारी में लगकर उसे कुछ भी याद ना रहा और वो पहली भाभी यानी रोशनी को ब्याह कर घर ले आई। वो सभी रोशनी के नाच नखरे उठा रहे थे, मगर भाई को देखकर वो तो हैरान थी, वो तो उसके आगे पीछे ही बिछा जा रहा था। भाई के हालात देखकर वो समझ गई कि वो जल्दी ही भाभी के इशारों पर नाचने वाला है और ऐसा ही हुआ। रोशनी के नखरे शादी के बाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गए थे। हालांकि उसके मायके में 2 वक्त के खाने के लाले पड़े थे, लेकिन यहाँ आकर उसकी फरमाइश खत्म नहीं होती। रोज बाहर के खाने मंगवाना, बाहरी शॉपिंग करना, हर वक्त कुछ ना कुछ मंगवाते रहना उसका तो रूटीन बन चुका था। यह वही भाई था जो कभी बाहर के खाने को हाथ भी नहीं लगाता था और मम्मी के हाथ के बने खाने बड़े ही शौक से खाता था। खैर, उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि उसके लिए तो यह खुशी की बात थी। भाई जब भी रोशनी के लिए कुछ लाता, उसके लिए भी जरूर लाता था। हालांकि मम्मी और पापा को बाहर के खाने पसंद नहीं थे, इसीलिए वो भाई बहन और भाभी ही मजे से खाते थे। वो रोशनी भाभी और भाई की इस बदली हुई जिंदगी को देखकर हैरान तो थी, लेकिन खुश भी थी, क्योंकि उसे तो हर रोज नए नए मजेदार खाने और तोहफे मिल रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन पापा की तबीयत खराब हो गई। उन्हें ऑफिस से सीधा अस्पताल ले जाया गया। पापा की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर पूरे घर में बेचैनी फैल गई थी। वो सोच रही थी यह सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पापा ठीक हो जाएंगे जैसे पहले कभी हो जाया करते थे और जल्द ही ठीक होकर वापस भी आ जाते थे। लेकिन जब अस्पताल से उसके पापा की डेड बॉडी घर पहुंची तो श्रेया का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पापा इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। पापा की मौत के बाद यकीन ही नहीं आता था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो हर वक्त उदास रहने लगी थी। उसकी जिंदगी एकदम बदल गई थी। घर में पहले जैसी रौनक और खुशियां नहीं रही थी। ऐसा महसूस होता था जैसे उनके घर को किसी की नजर लग गई हो। हर तरफ एक सन्नाटा, खामोशी छाई रहती, जो खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जिंदगी धीरे धीरे रूटीन पर आने लगी थी। वो हर वक्त पापा को याद करती, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कभी उस पर गुस्सा नहीं किया था, बल्कि हमेशा प्यार से समझाया, उसकी गलतियां बड़े ही प्यार से बर्दाश्त की थी। पापा की गैर मौजूदगी में घर की जिम्मेदारियां भाई के कंधों पर आ गई थी। हालांकि पापा के होते हुए भी वह कुछ न कुछ घर के खर्चों में हिस्सा डाल रहे थे, लेकिन अब तो पूरा बोझ ही उन पर आ गया था। बुआ ने एक बार फिर मम्मी से जिक्र किया कि उनके देवर का बेटा युवराज अब भी इस रिश्ते के लिए तैयार है। आप इस बारे में एक बार गौर जरूर करें। पापा की मौत के बाद मम्मी उदास और दुखी रहने लगी थी। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द उसके फर्ज से आजाद हो जाएं। उसकी मम्मी इस टॉपिक पर दोबारा उससे बात करने लगी कि युवराज की अच्छी नौकरी लग गई है, पढ़ा लिखा भी है, आगे भी तरक्की के कई चांस हैं। तुम्हारे पापा भी इस रिश्ते के लिए राजी थे। श्रेया, शरीफ लोग किस्मत वालों को मिलते हैं, तुम एक बार फिर सोच लो। मम्मी ने अंतिम फैसला उसे ही लेने दिया था। पापा की मौत के बाद उसके मिजाज में थोड़ा बहुत बदलाव आ चुका था। उसने मम्मी को और परेशान ना करने का फैसला किया और यह मामला उन्हीं पर छोड़ दिया। वैसे भी दोनों भाई इस रिश्ते के हक में थे। ना जाने उन लोगों ने ऐसा क्या असर डाल रखा था कि पूरा खानदान उनकी तरफ था और वो दूसरी तरफ अकेली। जब सब राजी थे तो वो कब तक इनकार करती। वो किसी को पसंद भी नहीं करती थी कि खुद से कोई रिश्ता बताती। आखिरकार श्रेया ने फैसला मम्मी पर छोड़ दिया और खुद सुकून में हो गई कि अगर मम्मी और भाइयों ने इस रिश्ते को ठीक समझा है तो यह यकीनन अच्छा ही होगा। वैसे उसने युवराज को देखा था, अच्छा खासा हैंडसम खूबसूरत नौजवान था, हमेशा नजरें नीची रखता। उसकी 1-2 बार मुलाकात हुई थी, उसे देखकर फौरन नजर झुका लेता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसी चमक होती कि वो अंदर से परेशान हो जाती। शायद वह उसे पसंद करता था और इसीलिए अपना रिश्ता उसने अपनी चाची यानी श्रेया की बुआ के हाथों भेजा था।
और इस तरह उसका रिश्ता युवराज के साथ तय हो गया। उसकी मम्मी ने उसके दूसरे भाई की मंगनी भी तय कर दी। उसकी मम्मी को न जाने किस बात की जल्दी थी कि वह जल्द से जल्द उन बहन भाइयों के फर्ज से आजाद होना चाहती थी। उसके भाइयों ने उसकी शादी की तैयारियों में कोई कमी ना छोड़ी थी। हर चीज उसकी पसंद और मर्जी के अनुसार ली गई थी, लेकिन उसका दिल किसी हद तक परेशान रहता था। वो सोचती थी न जाने शादी के बाद उसके हालात कैसे होंगे और उसकी जिंदगी आगे कैसे गुजरेगी। लेकिन फिर उसने खुद को तसल्ली दी कि सब ठीक होगा और दोबारा शादी की तैयारियों में बिजी हो गई। उसके दिल में ख्वाहिश थी कि उसका पति भी वैसा ही हो जैसे उसके भाई उसकी भाभी के नाच नखरे उठाते हैं। वो चाहती थी कि उसका पति उसके नखरे उठाए, उसकी मर्जी के अनुसार सब कुछ करे और जब भी उसका दिल चाहे उसे बाहर खाना खिलाने ले जाए, ढेर सारी शॉपिंग करवाए, जो चीज उसके दिल को भाए वो फौरन उसके लिए खरीद कर लाए। इसके अलावा उसने कभी यह सोचा ही नहीं था कि जिंदगी में मुश्किल हालात भी आ सकते हैं और वो उनका सामना कैसे करेगी। उसके लिए तो सब कुछ आसान रहने की उम्मीद थी, क्योंकि वो हमेशा अपनी ख्वाहिशों को पहल देती थी। लेकिन दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा डर भी था, शायद सब कुछ उसके सपनों के अनुसार ना हो। शादी की तैयारी के बीच वक्त कैसे गुजरा पता ही ना चला, लेकिन दिल के अंदर वही अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ तो होने वाला है जो शायद उसके काबू से बाहर हो। धीरे धीरे करके उसकी शादी का दिन भी आ पहुंचा। वो दिल में हजारों सपने और डर और उम्मीदें लिए अपने नए सफर पर रवाना हो गई। उसका पति युवराज उससे बहुत मोहब्बत और नरमी से पेश आया। उसके घर के सारे लोग ही बहुत प्यार करने वाले थे, लेकिन उसने खुद से कह रखा था कि वो किसी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करेगी और इसीलिए वो ज्यादातर अपने पति से ही बात करती, बाकी लोगों से बस लिए दिए अंदाज में बात करती थी। युवराज की तनख्वाह अच्छी थी और वह उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को खुशी खुशी पूरा करता था और उसके दिल में जो डर थे वह धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। जब भी उसका शॉपिंग का दिल करता तो उसे फौरन ले जाता और वो अपनी पसंद की चीजें खरीदती। युवराज के भाइयों में सबसे ज्यादा तनख्वाह युवराज की ही थी, इसीलिए उनके हालात बाकी सबसे अच्छे थे। युवराज के 3 भाई और 2 शादीशुदा बहनें थीं। घर में भी सभी भाई मिलजुल कर रहते, यानी उसकी जेठानियां मिलजुल कर काम निपटा लेती थी। इसके अलावा युवराज की माँ और युवराज की चाची यानी कि उसकी बुआ भी जॉइंट फैमिली का हिस्सा थी। उसकी सास बहुत अच्छी थी और फिर उस घर में उसकी बुआ भी थी, तो उसके ऊपर कोई खास जिम्मेदारी नहीं थी। उसकी बाकी जेठानियां, उसकी बुआ और उसकी सास मिलकर सब घर के काम निपटा लेती थी और वो घर के बस छोटे मोटे कामों में ही हिस्सा लेती थी। लेकिन उसे इससे भी ज्यादा आजादी की ख्वाहिश थी। वो चाहती थी युवराज उसके लिए एक अलग घर बनाए। वो बार बार उससे इस बारे में बात करने लगी तो वह हैरान हुआ कि शादी को अभी वक्त ही कितना हुआ है और तुमने अभी से यह बातें करना शुरू कर दी। युवराज का कहना था कि वक्त के साथ साथ सब अलग हो जाएंगे, लेकिन उसकी जिद थी उसे जल्द से जल्द अपना घर चाहिए। यहाँ हर वक्त कोई ना कोई बाहर लॉज में मौजूद होता था, लेकिन उसे सुकून चाहिए था, तन्हाई चाहिए थी जो उसे नहीं मिलती थी। वो चाहती थी कि वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारे, अपने कमरे तक सीमित होकर रहना नहीं चाहती थी। वो पूरे घर को अपनी मर्जी से चलाना चाहती थी। उसे सिर्फ एक कमरा मिला था और बाकी घर में वो ऐसे रहती जैसे वो किसी और के घर में रह रही हो। धीरे धीरे उसने युवराज पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वह उसके लिए एक अलग घर का इंतजाम करे। हालांकि उसे इस घर में कोई दुख नहीं था, न किसी काम की जिम्मेदारी, लेकिन फिर भी वो अपनी प्राइवेसी और आजादी के लिए बेचैन थी। उसे लगता था कि अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से गुजारने का हक सिर्फ तभी मिलेगा जब वो इस फौज भरे खानदान से अलग हो जाएगी। उसने युवराज से कह दिया कि मुझे अलग घर लेकर दो, वरना मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। युवराज तो हैरान रह गया था, वह उसकी हर बात मान लिया करता था। उसने सोचा ठीक है, मैं ऑफिस में बात करता हूँ, अगर वहाँ कुछ हो गया तो फिर किस्तों पर एक प्लाट खरीद लूंगा, उसके बाद हम धीरे धीरे करके उसको बनवा लेंगे। मगर इस तरह करने में तो काफी समय गुजर जाता।
इसलिए उसने युवराज को सलाह दी कि वह अभी किस्तों पर प्लाट तो ले ले, लेकिन इतने अरसे तक किराए के मकान पर इंतजाम कर ले। हम दो ही तो लोग हैं, हमारे लिए छोटा सा मकान भी काफी होगा। हम किराए पर कोई अच्छा सा और छोटा सा मकान देख कर रह लेंगे। युवराज पहले तो मान नहीं रहा था, लेकिन फिर उसके जिद करने पर उसने अपनी माँ से बात की। पहले तो वह हैरान हुई, लेकिन एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गई। वह समझ गई थी कि युवराज को उसने ही उकसाया है और वह घर में कोई कलह नहीं चाहती थी। कहने लगी, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसका अपना खुद का घर हो, जो उसकी मर्जी के हिसाब से हो, उसकी इच्छाओं के हिसाब से बना हुआ हो। और तुम अपना घर बनवाते तो यह तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती, लेकिन जब तुम्हारा घर बन जाता तब तुम उसमें रहने लगते जाकर तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। पर अगर तुम किराए के मकान में भी रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम्हें जबरदस्ती रोकने का क्या फायदा जब तुम्हारी बीवी ही खुश ना हो। वैसे भी घर में बहुत सारे लोग हैं, तो तुम्हारे जाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन घर के करीब ही कोई घर देख लेना। उसकी सास ने इजाजत दे दी तो वो खुश हो गई, मगर वो नहीं चाहती थी कि घर के करीब ही कोई घर लूं, क्योंकि रोज रोज उसकी सास और जेठानियों का आना जाना लगा रहता। तो वो घर से दूर एक बहुत ही अच्छे इलाके में अपने लिए किराए का मकान देखने लगी, और वो और युवराज वहां एक मकान देखकर शिफ्ट हो गए। यह मकान उसकी मम्मी के घर से थोड़ा करीब था। यह मकान छोटा था, मगर उसकी ख्वाहिश के अनुसार था। अपने नए घर में आकर उसने सुकून की सांस ली। यह जगह उसे आजादी का पहला कदम महसूस हुआ। अब वो अपनी मर्जी से घर के मामले चला सकती थी और उसकी जिंदगी में भी प्राइवेसी आ गई थी, जिसकी उसे बहुत जरूरत थी। युवराज ने भी उसकी खुशी देखकर सुकून का इजहार किया। उसका कहना था कि अगर तुम खुश हो तो मेरे लिए यह सबसे बड़ी बात है। अब उनकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो चुका था, और लेकिन तभी जिंदगी में खुशियों की जगह बदकिस्मती ने उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी, और इस बात का उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी यह खुशी सिर्फ कुछ ही दिन की मेहमान है। ना जाने किसकी नजर लग गई थी। युवराज को बुखार हुआ तो वह एक हफ्ता नौकरी पर ना जा सका, और जब वह एक हफ्ते बाद नौकरी पर गया तो थके और परेशान हाल घर लौटा। उसके चेहरे पर लिखी परेशानी साफ थी। क्या हुआ युवराज, ऑफिस में सब ठीक तो है ना? आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? उसने चिंता जताते हुए पूछा। युवराज ने कहा, मेरी नौकरी खत्म हो गई है श्रेया। और यह सुनकर वो तो सदमे में आ गई थी। ऐसा कैसे मुमकिन है युवराज? उन्होंने बिना किसी नोटिस के या वार्निंग के आपको नौकरी से निकाल दिया? युवराज की आंखों में मायूसी झलक रही थी। ये प्राइवेट कंपनियां ऐसी ही होती हैं, किसी को भी अचानक नौकरी से निकाल देती हैं। उसकी नौकरी जाने के बाद उसकी जिंदगी का सुकून जैसे घर से चला गया था। एक तरफ प्लाट की किस्तें थी और दूसरी तरफ किराए का घर, और रोज की जरूरत के खर्चे भी थे। और उसकी वैसे भी दिल खोल कर खर्च करने की आदत थी। जो चीज दिल चाहता खरीद लेती थी, मगर अब हालात बिल्कुल बदल चुके थे। युवराज अलग सर पकड़े बैठा रहता। अब यह सब कैसे पूरा होगा? मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। घर का किराया देना भी मुमकिन नहीं रहा था, और प्लाट की किस्तें भी रोकनी पड़ी थी। युवराज ने नौकरी के लिए कोशिश की, मगर उसे अभी तक नौकरी नहीं मिल रही थी। वो दिमागी तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो चुका था, इसीलिए खुद भी कोई नौकरी हासिल नहीं कर पा रहा था। युवराज ने उसकी तरफ बेबस नजरों से देखा। कहने लगा, श्रेया, अब हमें घर वापस जाना होगा। युवराज की बात सुनकर वो हैरान रह गई। वो वापस जाना नहीं चाहती थी, खास तौर पर इस हालत में जब वो बड़े ही गर्व से उस घर से निकली थी। मैं अपने भाइयों से कहती हूँ कि किराए का इंतजाम कर दें। युवराज इस बात के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। वो किसी कीमत पर वापस जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो युवराज के मना करने के बावजूद भी अपनी मम्मी के घर मदद मांगने चली गई। वहां पहुंचकर तो वो और भी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी।
आपकी तबीयत इतनी खराब थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? श्रेया ने परेशानी से मम्मी से पूछा। उसका हाथ पकड़कर उसकी मम्मी ने कमजोर सी आवाज में कहा, श्रेया, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। उसकी भाभी मम्मी का बेहद ख्याल रख रही थी। उनका व्यवहार देखकर उसे कुछ सुकून हो गया था। मम्मी की हालत देखकर वो अपनी परेशानी का जिक्र किए बगैर वहां से वापस चली आई। अगले दिन श्रेया तो अपनी मम्मी के मरने की खबर पर तो जैसे सदमे में चली गई थी। उसकी मम्मी को इसलिए उन बहन भाइयों के फर्ज निभाने की जल्दी पड़ी थी क्योंकि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। पापा के बाद वह भी ज्यादा समय जी ना पाई और उन सबको छोड़कर चली गईं। उसकी मम्मी की मौत और युवराज की नौकरी जाने के बाद उसकी जिंदगी में जैसे अंधेरा छा गया था। हर तरफ गम और उदासी का साया था और वो समझ नहीं पा रही थी कि हालात कैसे सुधरें। वो युवराज की मम्मी के घर वापस शिफ्ट हो गई, मगर वहां भी हालात बेहतर ना हो सके। सबको यह मालूम था कि अच्छे दिनों में उसने किसी का साथ नहीं दिया, इसीलिए अब सब उससे दूरी बनाने लगे थे। खाना पीना रूटीन के अनुसार ही चल रहा था, लेकिन उसके लिए दो वक्त का खाना काफी नहीं था। उसे तो ऐश वाली जिंदगी चाहिए थी जो वो पहले गुजारती आई थी, मगर अब हालात अलग थे। युवराज भी नौकरी न होने की वजह से बहुत चिड़चिड़ा रहने लगा था और उनका अक्सर झगड़ा हो जाया करता। उसकी जिद भी बढ़ती जा रही थी, मगर अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह श्रेया की सारी डिमांड्स पूरी करता। जरूरत की चीजें भी मुश्किल से पूरी हो पा रही थी और वो चाहती थी कि अच्छी जिंदगी गुजारूं, लेकिन जो जिंदगी उसने ख्वाबों में देखी थी वह अब उसे मिलकर भी उससे छिन गई थी। फिर भी उसे अक्ल नहीं आई थी। उसे युवराज से अब उलझन होने लगी थी। वो उसको कहती कि वह घर में पड़े रहने के बजाय बाहर जाकर काम ढूंढे तो वह गुस्सा हो जाता। काम कहाँ मिलता है श्रेया, जब मिलना होगा तो मिल जाएगा। उसने हर तरफ एप्लीकेशन दे रखी थी, मगर ना जाने क्यों किसी ने भी अब तक उसको नौकरी के लिए नहीं बुलाया था। श्रेया के भाई कभी कभार उससे मिलने आते और उसे पैसे दे जाते जिन्हें वो संभाल कर रख लेती। वो अक्सर भाइयों के घर चली जाती और रोशनी भाभी की ऐश वाली जिंदगी देखकर अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती। वो भी चाहती थी जिंदगी ऐसी ही गुजारूं, मगर अब यह मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा था। युवराज के साथ झगड़े अब बढ़ने लगे थे। वो उसके गुस्से वाली बात को बर्दाश्त ना करती और ईंट का जवाब पत्थर से देती। उनके झगड़े की आवाज पूरे घर में गूंजती थी। एक दिन उसकी बुआ उसका झगड़ा सुनकर चली आई और उसे समझाने बैठ गईं। तुम ही कुछ हिम्मत से काम लो श्रेया, यह क्या कर रही हो? युवराज को दोबारा नौकरी मिल जाएगी। उसे अपनी बुआ की बात एक आंख न भाई। उसने उनको करारा सा जवाब देकर चुप करवा दिया। यह सब आपकी वजह से हुआ है। न आप मम्मी पर जोर देती, न मैं यह शादी करके इस घर में आती और न अपनी किस्मत पर यूं रो रही होती। किसी अच्छे घराने में मेरी शादी हो गई होती तो मैं ऐश करती। उसकी बात सुनकर वह हैरान होती हुई उठकर खड़ी हो गई। यह सब तो किस्मत के खेल होते हैं। तुम्हारे नसीब का जो होगा तुम्हें मिल जाएगा। क्यों बेसब्र बनी हो? वह बड़बड़ाती हुई वापस चली गई। उसकी सास उसके मामले में पहले ही ना बोलती थी। उनको मालूम था कि वो किसी की सुनने वाली नहीं थी। वो बहुत ही जिद्दी और खुद गर्ज थी, जो जी में ठान लेती करके ही रहती। रिश्तेदारों की बातें उससे अब बर्दाश्त नहीं होती थी। वो वैसे तो उससे हमदर्दी करते, मगर बातों ही बातों में उसे सुना देते कि उसकी जिंदगी ने कैसा पलटा खाया। उसने फैसला किया कि उसे अब युवराज के साथ नहीं रहना। उससे बेहतर जिंदगी तो वो अपने भाई के घर गुजार लेगी। एक दिन उनका झगड़ा इतना बड़ा हुआ कि उसने रिश्तेदारों की बातों में आकर युवराज से तलाक का कह दिया और वो हैरत से दंग रह गया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अलग रहकर खुश रह पाओगी? तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। इन दिनों वो वैसे भी थोड़ा डिप्रेशन का शिकार रहने लगा था और दूसरा वो भी उसे तंग करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। उसने उसी पल उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर कर दिया। कहने लगा, ठीक है तो चली जाओ, अगले दिन तुम्हें कागज भी मिल जाएंगे। श्रेया को भी कोई गम नहीं था। उसने फौरन अपने भाइयों को फोन किया और उन्हें बताया
कि युवराज ने मुझे घर से निकाल दिया है। उसके भाई फौरन आकर उसे ले गए। कुछ दिन बड़ी बेचैनी में गुजरे। युवराज ने एक पल में उसे घर से निकाल दिया, यह बात उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। हालांकि उसने ही यह डिमांड उससे की थी, मगर फिर भी यह एहसास उसे सुकून नहीं लेने दे रहा था। एक बार तो उसका दिल किया कि वो फोन करके युवराज से माफी मांग ले, लेकिन फिर उसकी जिद आड़े आ गई और उसने उसे फोन करने का इरादा छोड़ दिया। अगले दिन उसे तलाक के कागज भी मिल गए थे। दिल में बड़ी बेचैनी उठी थी, आंखों में आंसू भी आए थे, लेकिन उसने जल्द ही उन्हें पोंछ लिया। वो अब उस आदमी से अलग हो चुकी थी जिसने उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं लाई थी। उसके भाइयों ने उसका बहुत ख्याल रखा और धीरे धीरे वो सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में मगन हो गई। अब उसकी जिंदगी ऐसो आराम से गुजर रही थी। वो अपनी मर्जी से उठती, आराम से वक्त गुजारती और पूरा दिन बेफिक्री में बिताती थी। उस घर में उसे मम्मी पापा की बहुत याद आती थी, मगर उनके बगैर जिंदगी को जीना उसकी मजबूरी बन चुकी थी। भाइयों ने हमेशा उसकी हर बात का ख्याल रखा, खासकर छोटा भाई जो अभी कुंवारा था। छोटे भाई की शादी की फिक्र उसे अब रहने लगी थी। उसकी मम्मी ने अपनी जिंदगी में उसकी मंगनी तो कर दी थी, अब उसकी शादी भी करवानी थी। उसने आगे बढ़कर छोटे भाई की ससुराल में जाकर बात की और शादी की तारीख तय कर ली। अब छोटे भाई की भी शादी हो गई थी, वह भी अपनी जिंदगी में बिजी हो गया था। उसे पापा के घर आए काफी समय गुजर चुका था। उसे नहीं मालूम था कि कुछ सालों में हालात इतने बदल जाएंगे। अगर उसे इस बात का थोड़ा भी अंदाजा होता तो वह युवराज से तलाक लेने की गलती कभी ना करती। गुजरते वक्त के साथ उसे एहसास हो चुका था कि वो किस कदर बेवकूफ थी। उसने अपनी जिंदगी अपने ही हाथों बर्बाद कर ली। ऐसा महसूस होता जैसे उसकी जिंदगी यहाँ आकर रुक गई है। भाइयों के अपने काम थे, खास तौर पर बच्चों की पैदाइश के बाद वह अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए। उसकी जिंदगी अब एक अलग ही डगर पर चल पड़ी थी, लेकिन यह जिंदगी उसे अंदर ही अंदर बेसब्र कर रही थी। घर में अब उसकी हैसियत बदल चुकी थी। अब वो एक नाकारा वजूद से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। सारा सारा दिन घर के कामकाज में गुजारती और भाभीियों के बच्चों का ख्याल रखती। भाभीियों की नजर में वो बस उनके काम में मदद करवाने वाली थी। भाई भी बस यूं ही हालचाल पूछकर अपनी जिंदगी में मगन हो जाते। ऑफिस से आकर वह अपने कमरों में बंद हो जाते और वो अकेली बाहर लॉन में या हॉल में बैठी रहती या फिर अपने कमरे में बोर होती रहती। धीरे धीरे भाई उसकी छोटी मोटी जरूरतों से भी बेखबर हो चुके थे। अब उनके खुद के बच्चे भी बड़े हो रहे थे, उनकी जरूरतें बढ़ती जा रही थी, इसीलिए अब उसकी जरूरत को पूरा करना उनके लिए मुमकिन नहीं था। वैसे भी उसकी भाभीियों को यह बात अब पसंद नहीं थी कि भाई उस पर खर्च करें। खुशहाल जिंदगी गुजारने की सारी हसरतें हसरतें ही रह गई थी। खानदान में उसका आना जाना भी खत्म हो चुका था, क्योंकि लोगों की तंजियां बातें उसके दिल को चीर देती थी। और एक दिन पता चला कि उसके छोटे भाई की नौकरी चली गई, लेकिन वो हैरान रह गई। उसकी छोटी भाभी ने चेहरे पर सिकन और बर्दाश्त के साथ भाई की हिम्मत बढ़ाई। उसने अपनी सारी जमा पूंजी, अपने गहने निकालकर भाई के हाथ में रख दिए कि आप इससे कोई छोटा मोटा काम शुरू करें। उसे अपने दिन याद आते थे कि वो युवराज से कितना झगड़ी थी। बड़े भाई का ट्रांसफर दूसरे शहर में हुआ तो उसे वहां रहने में दिक्कत आई। दोनों भाइयों ने मिलकर प्लान बनाया कि इस घर को बेचकर उसी शहर में कोई फ्लैट ले लेते हैं, और यूं दोनों ने मिलकर उसके मम्मी पापा के मकान को बेच दिया और एक दूसरे शहर में जाकर 3 कमरों का फ्लैट ले लिया। छोटे भाई ने अपना कारोबार शुरू किया और धीरे धीरे वह भी चलने लगा। उसे अब यह एहसास होने लगा था कि वो अपने भाई और भाभीियों के लिए एक बोझ बन चुकी है। वो इस बेरोक टोक जिंदगी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जरूरतें पूरी न होने के कारण और अपनी बेबसी से तंग आकर उसने नौकरी करने का फैसला किया। नौकरी करना उसके लिए एक जीने की वजह बन सकता था। उसने सोचा नौकरी करने के बाद वो अपनी कुछ छोटी मोटी जरूरतें भी पूरी कर सकती है और उसका दिल भी कुछ बहल जाएगा। घर में रह रहकर तो वो बीमार सी रहने लगी थी। इन्हीं सोचों से पीछा छुड़ाते हुए उसने एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने का सोचा। जब भाई को बताया तो उन्होंने भी कोई ऐतराज नहीं किया
और उसे जल्द ही एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई। तनख्वाह बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन उसकी अकेली क्या गुजारा हो जाता। वैसे भी अब उसकी सारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें खत्म हो चुकी थी। अब तो सिर्फ जरूरतें पूरी करना मकसद था, जिससे उसका वक्त अच्छा भी गुजर रहा था। नौकरी शुरू करने के बाद घर से बाहर निकलने का मौका मिला तो दिल भी कुछ बहलने लगा। कंपनी में और भी लड़कियों को काम करते देखकर उसे हैरत होती। उनमें से कई शादीशुदा थी, नौकरी करके घर के खर्चों में पति का हाथ बटा रही थी और अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। वो उनको देखकर सोचती कि अगर मैं भी इन्हीं की तरह सोच रखने वाली होती तो शायद आज हालात अलग होते। उसके दिल में यह ख्याल बार बार आता कि अगर पति की बेरोजगारी के वक्त में वो भी नौकरी कर लेती तो शायद वो अपनी मुश्किलों का आसानी से सामना कर सकते। लेकिन उसने ऐसा ना किया और अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया। अब उन लड़कियों को खुश देखकर पछतावे की आग में जलती रहती। एक दिन काम के दौरान उससे गलती हो गई, गलती से एक गलत फाइल बॉस को भिजवा दी। मैनेजर ने बताया कि उसे बॉस के सामने जाना पड़ेगा। वो डरी हुई थी कि कहीं बॉस नौकरी से ना निकाल दे। मैनेजर से उसने अपनी गलती मान ली थी और उसने अपील की थी कि बॉस से एक बार मेरी सिफारिश कर दे, लेकिन वो उसे उनके पास भेजने पर जिद्दी था। दिल में डर लिए वो बॉस के कमरे में पहुंची। जैसे ही सामने बैठे इंसान को देखा, वो हैरत के समंदर में डूब गई। वह तो उसका पति युवराज था, जो अब इस बड़ी कंपनी का बॉस था। वह भी उसे देखकर हैरत का शिकार था। वो फौरन ही उसे पहचान गई थी। उसकी पर्सनालिटी पहले से ज्यादा निखर गई थी, लेकिन उसने शायद उसे पहचानने में कुछ पल लगाए थे, क्योंकि वो पहले की तरह हसीन और नाजुक सी श्रेया नहीं थी। वक्त और हालात ने उसे सख्त और उम्र से पहले बूढ़ा बना दिया था। चली आओ श्रेया, रुक क्यों गई हो? युवराज की आवाज में इतनी गहराई और दर्द था कि उसको कदमों तले जमीन सरकती महसूस हुई। वो मरे मरे कदमों से चलती हुई उसके सामने वाली कुर्सी पर जा बैठी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी और जुबान जैसे गूंगी हो गई थी। कैसे हो तुम? उसके धीमे लहजे में वही नरमी थी जो कभी उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ करती थी। उसके सामने बैठकर उसका दिल किया कि वो भाग जाए, यह जानकर कि जिस इंसान को उसने अतीत में ठुकरा दिया था, आज वही उसके सामने उसका बॉस बना बैठा है। युवराज ने अपनी नजरें उसके चेहरे पर जमाए रखी। कैसी गुजर रही है जिंदगी श्रेया? वो एक गहरी सांस लेकर बोला तो उसने नजर झुका ली और जमीन को घूरना शुरू कर दिया। क्या जवाब देती, क्या कहती? जिंदगी कैसी गुजर रही है? क्या बताती कि उसकी जिंदगी उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट हो गई है? उसने जल्दबाजी में जो फैसला लिया था, वह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसने सोचा था कि युवराज से अलग होने के बाद उसकी जिंदगी ऐसो आराम से गुजरेगी, मगर यह वहम था जो टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। ठीक गुजर रही है, उसने रूंधी सी आवाज में जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज की नमी ने उसका झूठ साफ जाहिर कर दिया। युवराज गहरी सांस लेकर कुर्सी की बैक से टेक लगाकर बैठ गया। श्रेया, काश तुम मुझे यूं छोड़कर ना जाती। उसने हैरत से सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में आज भी वही दर्द था जो उनकी आखिरी मुलाकात में था। तुमने मुझे सिर्फ पैसों के लिए छोड़ दिया श्रेया, और आज मेरे पास सब कुछ है, एक कामयाब जिंदगी, लेकिन तुम्हारी कमी आज भी महसूस होती है। मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। युवराज की आवाज दर्द से भर गई, मगर वह बोलता रहा। मैंने तुम्हें पहली बार रिश्तेदारी की शादी में ही देखा था और तभी फैसला कर लिया था कि तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, इसीलिए कभी तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं किया। जो तुमने कहा चुपचाप करता रहा, मगर किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा। वह पल भर को खामोश हुआ, फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे आज भी याद है कि तुमने उस वक्त मेरा साथ नहीं दिया था। तुमने तो मेरे जख्मों पर मरहम रखने की बजाय उन्हें और भी गहरा कर दिया। मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया था श्रेया। तुम्हें खोना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरे हाथों से फिसलती जा रही थी। मैं तुम्हें रोकने के लिए चीखा चिल्लाया, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं समझी। युवराज की बातें उसके दिल पर तीर की तरह लग रही थी। श्रेया को एहसास था कि उसने उसके साथ बहुत बुरा किया था। उसकी
बेरोजगारी के दिनों में उसने उसे सपोर्ट करने के बजाय उस पर गुस्सा निकाला, झगड़ा किया और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। उसे लगा वह उसकी जिंदगी में बोझ बन गया है, लेकिन हकीकत में वह उसकी ढाल था, उसकी ताकत था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था युवराज उससे मोहब्बत करता है। उसे तो यही लगा कि वो सिर्फ उसे पसंद करता है और श्रेया ने घर वालों की पसंद और मर्जी से यह शादी की थी। युवराज श्रेया ने हिचकिचाते हुए बोलने की कोशिश की, मगर शब्द जैसे गले में फंस गए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पहली बार अपनी गलती को दिल से स्वीकार किया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई थी। वक्त जैसे थम गया था। उसने चाहा वह पल वापस आ जाए जहां से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। काश वो वक्त वापस पलट आता और वो युवराज को ताने देने और झगड़ने की बजाय उसका साथ देती और खुद नौकरी की तलाश में निकल कर खड़ी होती। दो वक्त की रोटी खाकर गुजारा कर लेती, मगर युवराज को कभी ना कहती कि उसे तलाक दे दो। मगर अब ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था। जो होना था हो चुका था। वक्त गुजर चुका था और वक्त का पहिया कभी पीछे नहीं घूमता। श्रेया, मैंने तुम्हें हमेशा मोहब्बत दी, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। वो आंखें रगड़कर बोला तो उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भर लिया। श्रेया इस वक्त बहुत तकलीफ में थी। वो अपनी जगह से उठकर युवराज के कदमों में बैठ गई। उसके अंदर का गुरूर, खुददारी, हर दीवार जो उसने अपने ईगो के लिए खड़ी की थी आज टूट चुकी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी हिचकियां कमरे की खामोशी को तोड़ रही थी। युवराज, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। उसकी आवाज कांप रही थी। यह वह पल था जब वो अपनी सारी गलतियों को स्वीकार कर रही थी। मुझे माफ कर दो युवराज। अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा कर ना गई होती तो आज हम दोनों एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते। हमारे भी बच्चे होते, एक सुकून भरा घर आंगन होता और हम वो सब हासिल कर लेते जो आज मैं दूसरों के पास देखकर हसरत करती हूँ। उसके शब्द टूट कर निकल रहे थे और वो युवराज की तरफ नजरें उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। युवराज, तुम्हें मालूम है जब ऑफिस की लड़कियां शाम को खुशी खुशी अपने घरों को जाती हैं, अपने बच्चों के पास लौटती हैं, अपने पतियों के साथ सुकून से रातें गुजारती हैं, तो मैं बस उन्हें देखकर यही सोचती हूँ कि ये सब मेरा भी हो सकता था। मगर मेरी बेवकूफ़ी, मेरी जल्दबाजी ने यह सब मुझसे छीन लिया। मेरे पास अब कुछ नहीं है, ना एक घर, ना मोहब्बत, ना वह सुकून जो तुम्हारी बाहों में मुझे कभी मिलता था। मुझे घर जाने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि वहाँ कोई मेरा इंतजार नहीं करता। पछतावा मुझे पल पल जला रहा है। काश मैं उस दिन तुम्हारे कदमों में बैठकर रो लेती जब मैंने तुमसे तलाक मांगा था। काश मैं अपनी गलती तब समझ लेती जब वक्त था। युवराज खामोशी से श्रेया की बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह उसके अंदर के दर्द को महसूस कर रहा हो, मगर फिर भी वह चुप था और यही खामोशी उसके लिए सबसे बड़ी तकलीफ बन रही थी। युवराज, मैं दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की थी। मैंने तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे लगता था मैं खुश रहूंगी, मगर मैं गलत थी, बहुत गलत। मेरी बेसब्री ने मुझे तबाह कर दिया। श्रेया युवराज के कदमों में बैठकर अपने आंसू बहाए जा रही थी। उसके दिल के हर कोने में मौजूद पछतावे एक एक करके बाहर निकल रहे थे, जबकि युवराज खामोशी से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो हमेशा उसकी बातों को समझने में मदद देती थी। वो उसकी तरफ विनती भरी नजरों से देख रही थी कि वह कुछ बोले और कहे, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है श्रेया। मगर वह कुछ भी नहीं बोला और उसकी आंखों के आगे धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। वो युवराज के कदमों से उठकर खड़ी हुई। उसे पता था कि अब माफी नहीं मिलेगी। वो फिर से बाहर निकलना चाहती थी कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और उसे जोर का चक्कर आया। वो नीचे गिरती उससे पहले ही युवराज ने आगे बढ़कर उसे बाहों में संभाल लिया। उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। युवराज उसके सामने बैठा था और उसे सामने बैठा देखकर वो फिर से फूट फूट कर रो पड़ी। युवराज ने उसके हाथ थाम लिए, कहने लगा, श्रेया, तुम मुझसे माफी मांगते मांगते बेहोश हो गई थी। मेरा जवाब तो तुमने सुना ही
नहीं था कि मैंने तुम्हें माफ किया या नहीं। वो उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। युवराज से तलाक लिए उसे पूरे 5 साल हो चुके थे। शायद उसकी जिंदगी में अब कोई और आ चुकी होगी। युवराज से तलाक के बाद उसने कभी उससे बात करने या कोई रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की थी। युवराज से दूर होने के बाद बुआ ने भी उसके घर आना जाना और बात करना छोड़ दिया था। इसीलिए युवराज के बारे में कुछ पता नहीं चला। युवराज की जिंदगी में वापस जाने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर माफी मिल जाती तो शायद उसके बेसब्र दिल को थोड़ा सुकून मिल जाता। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। युवराज ने अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछ दिए। श्रेया, मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जब तुम मुझे छोड़कर गई थी, क्योंकि गलती तो मेरी भी थी। तुमने मुझसे तलाक के लिए कहा और मैंने तुम्हें उसी वक्त घर से निकाल दिया। मुझे वह जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए था, तुम्हें समझाना चाहिए था, लेकिन मैंने जल्दबाजी की और तुम्हें घर से निकाल दिया और अगले ही दिन तलाक के पेपर भी भेज दिए। ना तुम्हें मनाने की कोशिश की, ना समझाने की, बस भेज दिए। वह रुका, फिर बोला, और मुझे याद आया कि वो तलाक के पेपर तो अभी भी मेरे पास ही रखे हैं। ना मैंने साइन किए थे और ना ही कोई आगे की कार्रवाई शुरू हुई थी। युवराज आगे कहने लगा, श्रेया, तुम अब भी मेरी बीवी हो। मैंने तुम्हारा इंतजार किया है, हर पल तुम्हारा इंतजार किया है। मुझे पता था तुम लौटकर एक बार जरूर मेरी जिंदगी में आओगी। मेरी वीरान जिंदगी में लौट आओ श्रेया, और मेरी जिंदगी को फिर से खुशहाल बना दो, क्योंकि तुम्हारा युवराज तुम्हारे बिना अधूरा है। कहते कहते युवराज भी रो पड़ा और उसने रोते रोते हाँ में सिर हिला दिया। और उसी दिन युवराज उसे अपने साथ ले गया। जो प्लाट उन्होंने खरीदा था उसे युवराज ने बनवा लिया था। इतना खूबसूरत घर देखकर वो दंग रह गई थी। जो कभी उसके सपनों का घर हुआ करता था, आज उसे हकीकत में मिल गया था, जिसमें युवराज जैसे प्यार करने वाले पति की चाहते थी। उसे अब किसी चीज की कोई ख्वाहिश नहीं रही थी, बस युवराज की बाहों में ही सुकून मिलता था। उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने उसे कोई ताना नहीं दिया था, और वो तो पहले से बहुत ज्यादा बदल चुकी थी। उसने अपने सास ससुर को अपने पास बुला लिया और वो उनकी दिल लगाकर सेवा करने लगी। जिन भाभीियों ने उससे बात करना बंद कर दिया था, अब उसके आगे पीछे घूमती थी। उसने अपनी जिंदगी से बस एक सबक सीखा कि पति के हालात चाहे जैसे भी हों, पर अगर वो प्यार करने वाला और इज्जत करने वाला है तो अच्छे और बुरे दोनों वक्त में साथ खड़े रहें। उसके हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दें, क्योंकि सच्चे जीवन साथी के प्यार से ज्यादा अनमोल इस दुनिया में कोई चीज नहीं हो सकती। घर संभालने के साथ साथ अब वह युवराज के साथ ऑफिस भी जाती थी और ऑफिस में भी काम करती थी, और अब श्रेया की जिंदगी सम्मान प्रेम से भर चुकी थी। दोस्तों, अच्छे वक्त में घमंड ना करें और बुरे वक्त में उम्मीद ना खोएं, क्योंकि कब कैसा वक्त आ जाए किसी को नहीं पता। साथ ही साथ अपनी हर जरूरत के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहें, बल्कि खुद अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें, जिससे आप आत्मसम्मान भरी जिंदगी जी पाएंगे और अपनी हर जरूरत के लिए किसी दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे, और गृहस्थी चलाने का बोझ भी किसी एक के कंधे पर नहीं होगा। दोनों मिलजुल कर गृहस्थी चलाएंगे और दोनों मिलजुल कर पैसा कमाएंगे तो जीवन ज्यादा आसान रहेगा। दोनों का आत्मसम्मान भी बरकरार रहेगा। इसीलिए लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को व्यावसायिक शिक्षा और घरेलू शिक्षा दोनों ही दी जानी चाहिए। श्रेया की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।